बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 43 और टॉपिक है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। 42 नंबर लेक्चर के अंदर हमने सिंपल पीडीए यानी डिटर्मिनिस्टिक पीडीए पढ़ा था। उसके अंदर हमने कोई ऐसे एजेस नहीं बनाए थे जिससे नॉन डिटर्मिनिज्म शो होता हो, यानी एक ही स्टेट से दो आउटगोइंग एजेस एक ही सिंबल के नहीं थे। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को देखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले जो 3 क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो मैंने आपको कहा था कि आप लोग इसको कर लीजिए लेक्चर सुनकर, तो उनको आप आपस में ख़ुद से करके डिस्कस कर लें। तो वो तो किसी एक बच्चे ने भी दोनों सेक्शन में से 4A 4B में से किसी ने भी नहीं किए, किसी ने भी ग्रुप पे शेयर नहीं किए हैं। तो चलें, मुझे आज के लेक्चर में उनको डिस्कस तो करना ही था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि आप लोग खुद से इसको पहले से डिस्कस कर लेते तो इट वुड हैव बीन बेटर। अच्छा, ये है व्हाट इज़ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग पीडीए। जहाँ तक आपको याद हो, AN और BN जो लैंग्वेज यानी इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी, जिसको हमने इक्वल ऑर्डर्ड लैंग्वेज का नाम दिया था किसी लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर हमारी जो पीडीए हमने बनाया था उसकी मेन वर्किंग क्या थी कि जितने ए हम रीड कर रहे हैं उतने ही ए हम कर रहे हैं पुश, और जब सारे ए हमने रीड कर लेने हैं तो मतलब 5 ए रीड करने हैं तो 5 ही एक्स जो हैं स्टैक पे पुश हो जाएंगे, 5 ही ए। और उसके बाद हमने क्या करना है, बी को रीड करना है। तो अगर बी भी 5 ही हैं, यानी हर दफ़ा एक बी रीड करने के साथ स्टैक से एक चीज़ पॉप करवानी है। तो अगर स्टैक से ए पॉप हो रहा है और आप रीड बी कर रहे हैं, और एट द एंड जब आपके पास स्टैक एम्प्टी होता है तो स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो जाता है, तो बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास उसमें लॉजिक था। यहाँ भी देखें तो सेम वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ए के बजाय एक्स पुश किया हुआ है। यानी अगर 5 ए हैं तो 5 दफ़ा एक्स पुश कर दिया है। फिर जैसे ही बी आएगा तो हर बी के साथ एक एक्स को पॉप करवा लेना है। आखिर में जब एक्स बी एम्प्टी हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रिंग भी ख़त्म हो गया और पॉप करने के लिए भी कुछ नहीं बता, तो इसका मतलब जितने एक्स पॉप करवाए थे उतने ही बी रीड कर लिए हैं। तो इट इज़ इनफैक्ट द सेम AN BN लैंग्वेज, बस फ़र्क ये है कि हमने एक्स को पुश करवाया ए के बजाय। तो इट डजेंट मैटर, हमें तो अपना काम निकलवाना है, ठीक है ना। तो इसमें X Y Z कुछ भी आप पुश करवा सकते थे। चीज़ को यूटिलाइज़ करना सीखना चाहिए, ठीक है ना। अगर चीज़ को यूटिलाइज़ करना आ गया तो यू आर द मास्टर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बाद में जाएंगे और उसकी एक ख़ास वजह है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि पीडीए कंटेन्स ओनली 1 स्टैक, और पीडीए के अंदर ये हमारे पास लिमिटेशन होती है कि पीडीए कैन हैव ओनली 1 स्टैक, और उससे हम AN BN लैंग्वेज एक्सेप्ट की, जैसे कि ये वाला पीडीए गुजरा है। लेकिन AN BN और AN इस लैंग्वेज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते पीडीए से, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपने पढ़ा है पीछे, ठीक है। इसके लिए हमें लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा चाहिए। लेकिन हम पीडीए के अंदर अगर ख़ुद से कुछ चेंजेस कर लें कि भाई पीडीए के अंदर एक नहीं 2 मेमोरीज़ हैं, 2 स्टैक्स हैं वर्किंग मेमोरी, तो आप इसके ज़रिए इसको हैंडल कर सकते हैं, सिर्फ इस स्पेसिफिक एग्जांपल को। तो ये काम आपको करने के लिए दिया गया था, ठीक है ना। तो देखें, ये भी बहुत इजी है, ये इसका आंसर है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया है कि नहीं किया। अगर तो किया होता तो बहुत अच्छी बात थी, मेरे पास कोई रिस्पॉन्सेज आ जाते। लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया, और ऑफ कोर्स मेरे पास तो 42 तकरीबन 80-90 बच्चों में से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो देख लीजिए, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। देखें, आपको हमें इशू ये है कि अगर एक स्टैक होता है तो ए तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे ही रीड करेंगे, फिर उनको मैच कर लेंगे बी के साथ। लेकिन जब ये स्टैक सारा एम्प्टी हो जाएगा तो बाद में AN की गिनती पूरी करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हम लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, हम ये कह रहे हैं कि आप एक के बजाय 2 स्टैक इस्तेमाल कर लें, और जैसे ही आप एक ए रीड कर रहे हैं तो जैसे आप पहले स्टैक के ऊपर वैल्यू पुट कर रहे हैं, दूसरे स्टैक के ऊपर भी वैल्यू पुट करें। यानी अगर आपने 5 ए रीड किए हैं तो पहले स्टैक के अंदर भी 5 वैल्यूज़ होंगी, दूसरे स्टैक के अंदर भी 5 वैल्यूज़ आपने पुश की होंगी। एक ए रीड करने के साथ आप स्टैक नंबर 1 में भी कुछ पुश करेंगे, स्टैक नंबर 2 में भी। अब 2 मेमोरीज आपके पास हैं, इसका रिकॉर्ड आपके पास है कितने एज आपने पुश किए हैं। जब आप BN को रीड कर रहे होंगे, यानी 20 को रीड कर रहे होंगे, तो उस वक्त में आप पहले वाले स्टैक को यूज़ कर लें। जब वो एम्प्टी हो जाए और 20 भी ख़त्म हो जाएं तो आप
दूसरे वाले स्टैक को यूज़ करके, क्योंकि उसके अंदर तो काउंटिंग मौजूद है अभी भी कि टोटल एज या टोटल बीस कितने थे, तो आप इसको ए एन को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रीड कर रहे हैं, स्टार्ट किया आपने, रीड किया, इन द वेरी बिगिनिंग यू एनकाउंटर एन एम्प्टी स्ट्रिंग, इट मीन्स नल स्ट्रिंग है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा वैसे ही। ठीक है ना, क्योंकि स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ पे हमने एक ए रीड किया है तो हम तब तक पुश करते जाएंगे दोनों स्टैक्स के अंदर कुछ वैल्यू जब तक ए रीड ना हो, ए सारे के सारे रीड ना हो जाए। अब 5 ए से तो पाँचों के पाँचों ए हमने रीड कर लिए। एक स्टैक के अंदर 5 ए मौजूद है, दूसरे स्टैक के अंदर 5 बी मौजूद है। अब हमने जब बी रीड किया है तो अब हम पहले वाले स्टैक को यूज़ करेंगे बी एन वाले पोर्शन के लिए। S2 वाले स्टैक को हम रख छोड़ेंगे आखिर वाले पोर्शन के लिए, ए एन के लिए। तो जब आपने एक बी रीड किया तो आप पॉप करें ए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपने ए पॉप किया हुआ S1 के अंदर। ठीक है, तो आप बी रीड करते जाएं यहाँ तक कि सारे ए रीड नहीं हो जाते। जब सारे बी रीड नहीं हो जाते, सारे ए पॉप कर देंगे S1 से। जैसे ही ये थर्ड वाला पोर्शन ए एन का पहला ए आएगा तो आप पहले ये चेक कर लें कि S1 वाला स्टैक खाली तो नहीं हो गया, यानी अगर हो गया तो तभी हम आगे जाएंगे, क्योंकि अगर मज़ीद इसके अंदर ए मौजूद है इसका मतलब कि अभी एक ए यानी बी कम है ए से। ठीक है, तो जब पहले वाला स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो तभी ये हमें कंफर्मेशन मिल सकती है कि दोनों इक्वल हो गए हैं। अगर पहले वाले स्टैक के अंदर अभी भी कोई वैल्यू मौजूद है तो इसका मतलब अभी तो 20 पूरे हुए ही नहीं थे, अभी कुछ 20 कम थे, क्योंकि अभी तक ए पड़े हुए हैं। तो हर बी के साथ हम एक एक ए को पॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर पहला वाला स्टैक एम्प्टी है तो तब आप दूसरे वाले स्टैक से पहला बी पॉप करवाएंगे और उसके बाद ए को रीड करके दूसरे वाले स्टैक में आपने बी पुट किया था तो बी को पॉप करवाते जाएंगे। तो जब वो भी एम्प्टी हो जाएगा और आप यानी कुछ रीड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सारे स्ट्रिंग रीड हो गया होगा। ठीक है, और स्टैक के अंदर भी कुछ नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। ठीक है ना, यहाँ है ये चीज़, मेन चीज़। ठीक है, बाकी तो आपको पता है किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ आप टीचर से एक्सपेक्ट ना करें। एक छोटी सी गलती मैंने इंटेंशनली रख छोड़ी है इस ऑटोमेटा के अंदर। देयर इज़ अ माइनर मिस्टेक इंटेंशनली लेफ्ट फॉर यू टू इंडिकेट एंड करेक्ट। बहुत मामूली सी गलती है, बहुत मामूली सी गलती है, उसकी वजह से इसका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो वर्किंग ऐसे ही है जैसे मैंने एक्सप्लेन की है। हाँ, एक स्टेट के अंदर छोटी सी गलती है, सिर्फ एक स्टेट के अंदर, और वो छोटी सी गलती को आप दुरुस्त कर लेंगे तो ये आपका ऑटोमेटा PDA पुश डाउन ऑटोमेटा दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन वो गलती इस दफ़ा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करने थे, वो सॉल्व नहीं हुए हैं। तो सॉल्व तो मैंने कर दिया है, लेकिन वो एक गलती आप लोग खुद इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, और फिर उसको मुझे शेयर करें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, और मैंने कहा था कि किसी वजह से हमने उसको क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखा है। तो लेक्चर नंबर 42 के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 मैंने आपको दिया था, कंस्ट्रक्ट अ पीडीए फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑड पैलिंड्रोम। ऑड पैलिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑड रहेगी 1 3 5 7, और दरमियान वाला एलिमेंट है उसके लेफ्ट पे जो है उसी का रिवर्स राइट पे होगा। ये है सिंपल सी लैंग्वेज ऑड पैलिंड्रोम। अब इसके लिए हमें पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखें। It cannot be constructed using deterministic PDAs. We need NPDA, means non-deterministic PDA for this language. उसकी वजह यह है कि ऑड पैलिंड्रोम के अंदर हमारे पास हमें मिडल पॉइंट का पता नहीं चल सकता कि वो कौन सा है, कि हम उसी एग्जैक्ट मिडल पॉइंट के अंदर, क्योंकि जाहिर बात है वो तो ए भी, मिडल पॉइंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वो तो पहले भी हो सकते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक के अंदर तो हमें पता है कि हमने ए या बी जो भी आएगा उसको हमने लोड करते जाना है स्टैक के अंदर, जब तक हम हाफ ऑफ द स्ट्रिंग रीड नहीं कर लेते। लेकिन उस हाफ का पता नहीं चल सकता हमें। एक्स पैलिंड्रोम एक्स के अंदर तो मसला यह था कि जैसे स्ट्रिंग का मिडल आता था तो वो एक्स को रीड करता था। तो एक्स को रीड करना एक अलामत होती थी कि हाफ ऑफ द स्ट्रिंग हो चुका है, मजीद स्टैक पे पुश नहीं करो, अब सिर्फ मैचिंग शुरू कर दो कि बाकी हाफ वाला पोर्शन भी वही है कि नहीं। वो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था।
लेकिन ऑड पैलिंड्रोम के अंदर वो x के बजाय a या b हो गया, और a या b तो पहले से भी हम रीड करते आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि हम किस जगह पे जाएंगे। तो ऑफ कोर्स PDA मीन्स सिंपल PDA से मुराद हमारा होता है डिटर्मिनिस्टिक PDA, DPDA वो हमारा सोल्यूशन नहीं है। वी नीड NPDA फॉर दिस लैंग्वेज, और यहीं से हम आपको नॉन डिटर्मिनिज्म का तारुफ कराते हैं। देखो डिटर्मिनिस्टिक PDA तो वो होता है कि इन डिटर्मिनिस्टिक PDA एवरी इनपुट स्ट्रिंग हैज़ अ यूनिक पाथ थ्रू द मशीन, जैसे FA के अंदर होता है। और आपको पता है NFA के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल तरीक़ों से पहुंच सकते हैं, या आपके पास एक स्टेट से आगे जाने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं। एक तरीके से जाएंगे तो नहीं पहुंच सकेंगे, दूसरे एज पे जाएंगे तो नहीं पहुंच सकेंगे, हो सकता है तीसरे एज से पहुंच जाए, ठीक है। तो कोई एक पाथ होना चाहिए। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA के अंदर भी ये होता है कि इन विच एट सर्टन टाइम्स वी मे हैव टू चूज अमंग पॉसिबल पाथ्स थ्रू द मशीन। और एक्सेप्टेंस कब होगी? जब उन सब पाथ्स में से कोई एक पाथ मिल जाए, बस। वी से दैट एन इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय सच अ मशीन इफ सम सेट ऑफ चॉइसेस लीड अस टू एन एक्सेप्ट स्टेट। एक पाथ ऐसा मिल जाए, सम सेट ऑफ चॉइसेस का मतलब ये है कि कुछ स्टेट से होते होते आप एक्सेप्ट स्टेट तक पहुँच जाए, यानी एक पाथ आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, कम से कम एक पाथ। और अगर कोई भी पाथ ना मिले, if for all the possible paths that a certain input string can follow, it always end at a reject state, then the string must be rejected। अगर सारे के सारे पॉसिबल पाथ्स आपने ट्राई कर लिए लेकिन कोई भी एक्सेप्ट स्टेट तक नहीं पहुंचता, तो इसको हम रिजेक्ट समझेंगे, ठीक है। रिजेक्ट स्टेट हम अमूमन बनाते नहीं हैं, तो रिजेक्ट स्टेट तक पहुंचने का मतलब ये एक्सेप्ट तक ना पहुंचें, तो ऑफ कोर्स यू विल रिजेक्ट इट, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो FA और NFA के दरमियान है, तो PD और NPDA के दरमियान, लेकिन एक फ़र्क है। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन आगे एक फ़र्क आ रहा है कि हमें पढ़ा है कि FA इज़ इक्वल टू NFA। हर FA का आप एक अल्टरनेट NFA बना सकते हैं, और हर NFA का आप एक अल्टरनेट FA बना सकते हैं। FA इज़ इक्वल टू NFA। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है कि देखें, हर NFA का आप PDA नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि इसका आप NPDA तो बना सकते हैं लेकिन DPDA नहीं बना सकते। नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA इज़ नॉट इक्वल टू PDA, दोनों की पावर सेम नहीं है, दोनों एक ही लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। NPDA इज़ फार सुपीरियर। NPDA एवरी PDA इज़ इनफैक्ट एन NPDA, ठीक है ना। तो NPDA एक सुपर सेट है, उसके अंदर ऑड पैलिंड्रोम्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, PDA के अंदर नहीं होंगे। इट मीन्स देयर पावर इज़ नॉट द सेम। इसीलिए हमने, अगर आपको याद हो, जब हम पावर समरी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने यहाँ पर एक डॉटेड सर्कल बनाया था जो हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि ये सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA एक वाइडर सर्कल है डिटर्मिनिस्टिक PDA से, वो एक सुपर सेट है इसका, ठीक है। उसकी वजह ये कि दोनों की पावर सेम नहीं है। NPDA इज़ फार सुपीरियर वाइल एक्सेप्टिंग लैंग्वेजेस एज़ कम्पेयर टू DPDA। लेकिन यहाँ पे देखें, DFA, NFA, NFA, एम्प्टी ट्रांजिशन ग्राफ सेम सर्कल है, तो यहाँ डिटर्मिनिज्म इज़ इक्वल टू नॉन डिटर्मिनिज्म रेगुलर लैंग्वेजेस में, लेकिन नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा नहीं है। नॉन डिटर्मिनिज्म इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनिज्म while we are talking about context free languages। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब ऑड पैलिंड्रोम का जो सोल्यूशन है ये आपके सामने। ऑड पैलिंड्रोम का सोल्यूशन ये है कि आप मिडल में A या B कुछ भी हो सकता है, मिडल तक पहुंचने से पहले मिसाल के तौर पे A B A, तो A B A ये तो आप पुश कर लेंगे, और उसके बाद वाला जो A है वो आप यहाँ से भी पुश कर सकते हैं, यहाँ से भी। अगर यहाँ से पुश करेंगे आंसर ठीक नहीं आएगा, यहाँ से पुश करेंगे, सॉरी यहाँ से रीड करेंगे आंसर ठीक आ जाएगा। इसको फॉलो करेंगे तो आप इसको फॉलो करेंगे, उसके बाद यानी यहाँ से आप पुश नहीं करेंगे, तो बाकी वही प्रोसीजर है कि हाफ ऑफ द स्ट्रिंग को चेक करो कि जो पुश्ड एलिमेंट्स है उनकी कोरिस्पोंडेंस इससे है कि नहीं, और काम आपका आसान हो जाएगा। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, एक सिमुलेट आपको करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि शो दैट द इनपुट स्ट्रिंग ABBA एंड देन BBA इज़ एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग मशीन। और ये असल में ऑड पैलिंड्रोम है। कैसे? A दरमियान में है,
इसके शुरू में है ए बी बी और उसका रिवर्स बी बी ए उसके बाद है, तो इनफैक्ट इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑड पैलिंड्रोम। अब एक्सेप्ट कैसे होगा, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक इनपुट टेप है, ठीक है, और ये हमारे पास स्टैक है। आप ए को रीड करेंगे तो ए को रीड करने का मतलब ये है कि ए को आप पुश करेंगे, तो ए को रीड किया तो देखें स्टैक के ऊपर ए पुश हो गया, ठीक है। इसके बाद ए को ख़त्म कर देंगे और बी को रीड करेंगे और इस पाथ के थ्रू आप बी को पुश कर देंगे। सिमिलरली आप अगले बी को भी पुश कर देंगे, ठीक है। अब ये बी तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसको रीड कर लिया हमने जो अंडरलाइंड है। इसके बाद अगला रीड करना है हमने ए एंड वी नो इट इज़ द मिडल एलिमेंट। तो अब हम मज़ीद पुश करने के बजाय यहाँ चले जाएंगे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में यही होता है कि आप देखो जा तो यहाँ भी सकते हो ए को रीड करने के लिए और यहाँ भी जा सकते हो जो अगला ए रीड करना है, ये भी तो रीड हो गया ना, ठीक है। लेकिन इधर जाओगे तो आपका आंसर दुरुस्त नहीं आएगा, इधर जाओगे तो दुरुस्त आ जाएगा। तो नॉन डिटर्मिनिज्म में यही होता है कि जितने पॉसिबल चॉइसेस हैं उनमें से एक सेट ऑफ पॉसिबल चॉइसेस, यानी कि एक पाथ ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्ट तक पहुंचे। सारों साथ पहुंचना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस पाथ को फॉलो करेंगे, एक ए को रीड करेंगे, स्टैक पे मज़ीद कुछ पुश नहीं करेंगे, ठीक है। ये ए रीड हो गया, इसको हम डिलीट कर देंगे और अगला बी रीड करेंगे। अब देखें रह गया रीड करने के लिए बी बी ए, और हमारे पास स्टैक में हमने पहले ए पुश किया था फिर बी बी, ए बी बी को स्टैक में पुश किया, लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो स्टैक से पॉप होगा बी बी ए और हमारे पास रह भी गया बी बी ए। इसको मैच कर लेंगे कि अगर ए रीड किया है अब मज़ीद तो ए को पॉप करें, बी रीड किया तो बी को पॉप करें। तो इसी तरह बी को रीड किया, बी को पॉप किया, फिर बी को रीड किया, बी को पॉप किया, ए को रीड किया, ए को पॉप किया, दोनों एम्प्टी रह गए। अब जब रीड करने के लिए भी एम्प्टी सिंबल बचा है और पॉप करने के लिए भी एंटी सिंबल बचा है तो हमारे पास ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये एक मैंने सिमुलेट आपको करके बता दिया कि क्या है। और ये याद रखिएगा नॉन डिटर्मिनिज्म काफ़ी इजी है डिटर्मिनिस्टिक पीडीएस से, हैं तो दोनों ही इजी। तो शुरू में एक हवा लगता है कोर्स के शुरू में कि जी हम वहाँ तक पहुँचेंगे 40 लेक्चर्स के बाद पीडीए में, तो पता नहीं वो कितनी बड़ा चीज़ होगी और कितनी मुश्किल चीज़ होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, इट इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है ना। और ये कितना सिंपल है एनपीडीए ये आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला अगले इसी लेक्चर के अंदर आप देखेंगे। बहुत बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, आज के भी 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और मैं तो अपनी उम्मीद नहीं तोड़ता अपने स्टूडेंट से, ठीक है ना, कि उम्मीद यही रखूँगा कि इसका आंसर बच्चे खुद बताएंगे, ठीक है। ये पीडीए है, इसमें ये पीडीए है। आपने ये बताना है कि ये कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ करता है। इसकी ग्रामर नहीं बनानी, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मुझे बता दें चलिए ये वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। लैंग्वेज का नाम सिर्फ लिख दें, बस मुझे बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले आपको ज़ाहिर बात है इससे गो थ्रू होना पड़ेगा कि आप ज़ाहिर बात है एक मैं हिंट दे देता हूँ, हर ए पे आप एक ए पुश कर रहे हैं, हर बी पे आप एक बी पुश कर रहे हैं। फिर कोई वक़्त ऐसा आता है जब आप ये चेक करते हैं कि अगर एक ए रीड किया है तो वही पॉप भी होना चाहिए, ठीक है, या बी रीड किया था तो वही पॉप भी होना चाहिए। उसके बाद अगर ए रीड किया है तो ए ही पॉप होना चाहिए और बी रीड किया तो बी ही पॉप होना चाहिए, ठीक है। और जब दोनों एम्प्टी हो जाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। शुरू में भी अगर कुछ रीड करने के लिए नहीं था, एम्प्टी था, तो वो एम्प्टी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी नल स्ट्रिंग भी एक्सिस में एक्सेप्ट होगा। तो वर्किंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसकी। अगर आपको इस चीज़ की समझ है ऑड पैलिंड्रोम की तो इसकी समझ आपको आसानी से आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस पे मेहनत करें थोड़ा सा। बाज़ दफ़ा एक चीज़ पे बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है सीखने के लिए, लेकिन जब वो बंदा 1, 2, 3, 4 घंटे मुसलसल आंसर गलत आने के बाद, आंसर तक ना पहुंचने के बाद और एक पूरी एक टेंस माहौल के बाद, जब 1, 2, 3, 4 घंटों बाद बंदे को 20-30 ट्राइस के बाद चीज़ समझ में आती है ना, फिर वो समझ ऐसी होती है जो आप समझें आपका जुज़ बन जाती है, ठीक है ना। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। फिर वो आपको कभी भूलती नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपना नाम नहीं चाहें भी तो नहीं भूल सकते। तो वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीडीए, वेरी सिंपल। एक तो ये है कि आप खुद से, जिस तरह भी हमने ये एनपीडीए है, ये भी एनपीडीए है, तो ये तो एक अलग चीज़ है। एक है हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट एनपीडीए फॉर एनी सीएफजी, लेकिन इफ़ इट इज़ इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। आपके बुक में एक थ्योरम है कि गिवन अ लैंग्वेज एल जनरेटेड बाय अ पर्टिकुलर सीएफजी देयर इज़ अ पीडीए दैट एक्सेप्ट्स एग्जैक्टली दैट लैंग्वेज,
कि कोई भी लैंग्वेज जो CFG की फॉर्म में है आप उसका PDA बना सकते हैं, ठीक है। तो ये CFG इज इक्वल टू PDA का एक स्टेप है कि आप हर CFG का PDA बना सकते हैं। दूसरा स्टेप होगा कि हर PDA का CFG भी बना सकते हैं। तो इट मीन्स रिलेशन चूँकि दोनों तरफ से है तो CFG इज इक्वल टू PDA। इसके थ्योरम के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम दिया हुआ है, उनमें से उस एल्गोरिथम को फॉलो करके एक वर्ड को सिमुलेट करके भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर के अंदर बता दूंगा। और इसको सिंप्लिसिटी के लिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में रखा हुआ है कि आप अपनी ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कर लें, उसके बाद उस कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के ज़रिए आपका काम हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं होगा तो इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होगा तो इसका रिज़ल्ट इंश्योर्ड होगा, बस ये बात है। इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो रहा होगा आपके पास कि भाई चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आपके पास ग्रामर नहीं है, लेकिन आप इसी एल्गोरिथम के ज़रिए उसको बना सकते हैं, तो ये इश्काल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमें इंश्योर्ड होगा कि ये चीज़ बन जाएगी, और वो एक बनती भी एक ख़ास पैटर्न के अंदर है, तो आसान हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, फिर एक वर्ड को सिमुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपके पास ग्रामर है जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपके पास या तो राइट साइड पे एक टर्मिनल होना चाहिए या दो नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, इसके अलावा और किसी तरह की चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। आपने कहा जी ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसका ये है कि स्टार्ट स्टेट, उसके बाद एक पुश स्टेट, एक पॉप स्टेट, एक रीड स्टेट, एक एक्सेप्ट स्टेट, ये वाला पोर्शन कंपलसरी पोर्शन है, ठीक है। कंपलसरी के बजाय इसको कह लें कि ये कॉमन पोर्शन है, ठीक है। स्टार्ट स्टेट, उसके बाद पुश स्टेट, उसके बाद पॉप स्टेट, और पुश भी करना है आपको स्टार्टिंग सिंबल S, ये याद रखिएगा। फिर एक रीड स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट, और इन दोनों के एजेस के ऊपर डेल्टा। ये कंपलसरी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग ओमिट नहीं कर सकते। ये भी एरो शामिल है इसमें, ये वाला भी और ये वाला एरो भी और ये वाला भी, इसको ओमिट नहीं कर सकते। ये कंपलसरी पोर्शन है। इसके बाद देखें कि आपके पास दो तरह की चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर रूल्स बनते हैं। एक वो जिसके राइट पे सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं, और एक वो जिसके राइट पे सिर्फ दो टर्मिनल्स होते हैं। अब आपने करना क्या है कि अगर तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो आप उसको पॉप के नीचे बनाएंगे। कैसे? S कैन बी एक्सपेंडेड एज SB, तो आप करेंगे, तीन रूल्स हैं, तो तीन ही एरोज निकलेंगे, तीन ही ब्रांचेस निकलेंगी नीचे, ठीक है। पहला है S एक्सपेंड्स टू SB, तो पहले वाले S के ऊपर S लिखेंगे और S और B दोनों को पुश कर देंगे। लेकिन पुश कैसे करेंगे? देखें, SB है तो हम राइट साइड से पुश करना शुरू होंगे, पहले B पुश करेंगे फिर S पुश करेंगे। तो पहले B पुश किया फिर S पुश किया। दूसरी हमारे पास थी S गिव्स यू AB, तो ये है कि S एज अ लेबल इस्तेमाल होगा पॉप के, ठीक है। और AB है तो पहले B को पुश करेंगे फिर A को पुश करेंगे। और तीसरी है A गिव्स यू CC, तो A गिव्स यू 2C, तो C के अंदर ऑर्डर ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ थे। और लेबल हमारे पास पॉप का वो होगा जो हमारे पास एरो के लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। तो दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला स्टेप ये बेसिक, स्टार्ट, पुश, पॉप, डेल्टा, रीड, डेल्टा, एक्सेप्ट, ये तो कंपलसरी है, ठीक है, कॉमन पोर्शन है सबका। दूसरा पार्ट कि आपके पास रूल्स की दो किस्में बना लें, ठीक है। तीसरा, एल्गोरिथम मैं लिखूंगा नहीं, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम है, बस मैं ऐसे ही इसको समझा रहा हूँ। तीसरी चीज़ कि जो हमारे पास दो वेरिएबल्स की फॉर्म है जिनकी राइट पे है, तो वो उनके जो सिंबल हैं एरो के लेफ़्ट साइड पे SSA, वो एज अ लेबल आ जाएंगे पॉप के नीचे वाली साइड के ऊपर जो तीन ब्रांचेज होंगी। और इनमें से हर ब्रांच में उसके रिस्पेक्टिव जो राइट साइड के दो वेरिएबल्स हैं वो पुश हो जाएंगे, लेकिन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। SB है तो पहले B और फिर S, ठीक है। AB है तो पहले B और फिर A, दो C हैं तो कोई मसला नहीं है। और ये वापस जाएगा
इसी पॉप की तरफ, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या करना है, ऊपर वाले पोर्शन में देखें एरो के लेफ्ट साइड पे बी और सी हैं, तो बी और सी तो दो ब्रांचेस पॉप की निकलेंगी जैसे कि यहाँ पे आई थी। अब हमारे पास रीड स्टेटमेंट आएगी कि आप बी और ए को रीड कर लें। तो ए और बी को रीड करके, यानी अगर आपने बी पॉप किया है तो आप स्मॉल बी को रीड करें, और अगर आपने सी पॉप किया है तो आप स्मॉल ए को रीड करें। और ऊपर वाले केसेस में क्या, अगर आपने एस पॉप किया है तो आप बी और एस को पुश करें, अगर आपने एस पॉप किया है तो आप बी और ए को भी पुश कर सकते हैं, और अगर आपने ए पॉप किया तो आप सी और सी को भी पुश कर सकते हैं। और ये चाहे नीचे वाले एरोज़ हों या ऊपर वाले एरोज़ हों, ये आते इसी पॉप की तरफ हैं जो सेंटर में था, तो आपकी मेन और वाहिद अकलौती पॉप स्टेट है इस पूरे ऑटोमेटा के अंदर। अब ये देखने में तो बड़ा फ़नी सा लग रहा है और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये काम कैसे करेगा, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ा सिस्टमेटिक वे है। और आप जब इसको समझेंगे तो आप समझेंगे तो बहुत ईजी था। उसकी वजह यह कि ये लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को लेके चलता है। आप स्टैक के ऊपर लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को पुश करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल ले लें आप। एग्जांपल है हमारे पास इनपुट टेप के ऊपर ए बी बी, ठीक है। तो 2 A's और 2 B's, ये एक स्ट्रिंग है ए बी बी, उसको हम पार्स करना चाह रहे हैं और स्टैक फ़िलहाल एम्प्टी है। जब आप शुरू करेंगे तो स्टार्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे, पुश पे। तो यू विल पुश एस, आपने एस पुश कर दिया स्टैक पे, देखें एस स्टैक पे पुश हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है पुश ऑपरेशन के बाद आप जाएंगे पॉप ऑपरेशन की तरफ। तो पॉप क्या करेंगे, जो स्टैक के ऊपर होगा, स्टैक के ऊपर क्या था एस, तो जब आप पॉप पे जाएंगे तो एस को पॉप करेंगे। इसका मतलब आपके पास अब यहाँ तो इस तरफ जाना है आपने या इस तरफ जाना है, नॉन डिटर्मिनिज्म है, तो इन दोनों में से किसी एक तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक तरफ से भी ट्राई करेंगे, हो सकता है इधर से आपका आंसर ना आए, फिर आप दूसरी तरफ से ट्राई करेंगे। तो अगर ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का हुआ तो इन दोनों पाथ में से किसी एक पाथ से ज़रूर आ जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे फ़िलहाल पता है, मैं तो आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि इस पाथ से रिज़ल्ट आएगा, तो आपको बी और एस को पुश करना होगा जो हमने स्टैक में पुश कर लिया। तो देखें एस एक्सपेंड हो गया है एस बी में। असल में आपने पहले वाली प्रोडक्शन को यूज़ किया गया, एस गिव्स यू एस बी, ठीक है। ये अब देखें यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये कहती है कि पहले इस वेरिएबल को हमें एक्सपेंड करना है। तो आप कहते हैं जी ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम जाएंगे पॉप पे, और पॉप हम क्या करेंगे, एस, ठीक है, क्योंकि देखें ये पुश करने के बाद ये कहाँ जा रहा है, पॉप ऑपरेशन की तरफ। तो पॉप क्या करना है हमने, एस, क्यों, पॉप हमेशा होता ही टॉप ऑफ द स्टैक है, टॉप ऑफ द स्टैक पे एस है, इसका मतलब हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ इन फैक्ट द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जिसको हमने स्टैक के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो एस को जब हम पॉप करेंगे तो एस तो बाहर निकल आएगा। अब हमें दोबारा से 2 रूल्स हैं हमारे पास कि जब एस पॉप होता है तो आप ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, ये वाला पाथ भी। तो अब हम पाथ जो फॉलो करते हैं वो पाथ फॉलो करते हैं ये वाला, बी ए वाला। तो आप बी और ए पुश कर देंगे, तो बी, एक बी पहले से मौजूद था पिछले वाला, अब आपने बी और ए मज़ीद पुश कर दिया। तो टॉप डाउन स्टैक है, तो बी और फिर ऊपर ए, ठीक है, टॉप डाउन स्टैक है। तो आपने देखें एस एक्सपेंड्स ए बी, आपने अब इस प्रोडक्शन को यूज़ कर लिया। अब देखें सबसे लेफ़्ट पे आपके पास ए है, तो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन में सबसे पहले इसी को हमने देखना है। और जो आपके पास लेफ़्ट मोस्ट सिंबल होता है वही असल में टॉप ऑफ द स्टैक भी होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ें पुश करने के बाद आप पॉप ऑपरेशन की तरफ गए, और पॉप का मतलब है इस ए को पॉप करें। इस ए को पॉप करने का मतलब ये है कि अब आपने इस ए को एक्सपेंड करना, और ए को एक्सपेंड करने की आपके पास ए की सूरत है, तो आप उसको 2 सी से बदल देते हैं। तो आप 2 सीज़ को पुश कर देंगे, ठीक है। तो आपने 2 सीज़ पुश कर दी है, तो देखें ए एक्सपेंड हो गया सी में, आपने इसको यूज़ कर लिया। तो बड़ा सिस्टमेटिक ये एल्गोरिथम है। हर लैंग्वेज को आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है। और हर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये इंश्योर करती है कि इस एल्गोरिथम के ज़रिए आप किसी भी CFG को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन दिस NPTEL, ठीक है। और ये लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के प्रोसीजर को फॉलो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास क्या रह गया, 2 सी पुश करके आप दोबारा
पॉप पे आ गए, 2C तो पुश कर ली, इसके बाद अब कहाँ आएंगे, इस पॉप पे। अब आप पॉप क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए हमारे पास C, B और B ये 4 ऐसे वेरिएबल हैं जिनको अभी तक हमने मजीद एक्सपेंड करना है। ये S तो एक्सपेंड हो गया, ये S भी हो गया, ये A भी हो गया, लेकिन ये C, ये B और ये B रह गए, और इनमें से लेफ्ट मोस्ट C है, इसी को एक्सपेंड करना है, और वही टॉप मोस्ट भी है स्टैक के अंदर, और C नीचे नहीं है हमारे पास, C ऊपर वाले में। तो जब आप C को पॉप करेंगे, C को हमने एक को पॉप कर लिया, तो देखिए C को पॉप करने का मतलब ये है कि आप अपने स्ट्रिंग में से पहली चीज़ रीड करना जा रहे हैं। अभी तक देखिए हमने स्ट्रिंग रीड ही नहीं किया है, हम पुश और पॉप ही कर रहे थे। क्यों? हम उसका एक पार्स ट्री बना रहे थे जिसको अब हम बारी बारी टर्मिनल्स को पुट करके अपना आंसर ले सकते हैं। तो देखो बड़ा सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है। आपको पता है आपने C को पॉप किया तो आपके पास यही रास्ता है, A को रीड करना है, तो आपने A को रीड कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास देखें ट्री में A आ गया। अब देखें आपके पास दोबारा आप पॉप स्टेट पे जाएंगे, तो दोबारा आप जब पॉप पे गए तो आपने क्या पॉप करना है, टॉप ऑफ द स्टैक, एंड दैट इज़ स्टिल C, जो यहाँ पे फ़िलहाल लेफ्ट मोस्ट सिंबल भी है। तो जब दोबारा से आपने C को पॉप किया है तो अब देखें सिर्फ 2 B's रह गए स्टैक के अंदर, लेकिन C को पॉप करने का मतलब ये है इस पाथ को फॉलो करना और एक A को रीड करना, एंड यू हैव रेड इट। 2 A आ गए हमारे पास, ठीक है। अब दोबारा से आप जाएंगे पॉप ऑपरेशन की तरफ, और पॉप में आपके पास है टॉप ऑफ द स्टैक B। आप B को पॉप करेंगे तो इसका मतलब आप इस रीड स्टेटमेंट, क्योंकि B का पाथ ही यही है, तो इस रीड स्टेटमेंट पे जाएंगे, तो मतलब रीड स्टेट पे, तो आप B को रीड करेंगे, तो अब आपने अपना तीसरा करेक्टर रीड किया स्ट्रिंग का, ठीक है। दोबारा से आप यहाँ पे आएंगे, पॉप करेंगे, आखिरी B रह गया पॉप करने के लिए, उसको भी पॉप किया, और B का रास्ता हमारे पास यही है, तो आपने आखिरी वाला भी रीड कर लिया। अब आपके पास देखें टॉप ऑफ द स्टैक एम्प्टी है और मज़ीद रीड करने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है। आप गए, आपने देखा पॉप करना है, क्या पॉप करना है, पॉप किया तो वो क्या निकला, डेल्टा। आपने कहा मैं रीड करता हूँ अपना लास्ट, यानी अपना नेक्स्ट लेटर, वो भी निकला एम्प्टी, तो यू एक्सेप्टेड। तो देखें A एक्सेप्ट हो गया, लेकिन बड़े सिस्टमेटिक वे में ग्रामर्स को बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर हमने NPDA के अंदर कन्वर्ट किया। तो कोई भी ग्रामर हो, अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इस लैंग्वेज को समझूँ। अब लैंग्वेज को समझे बगैर सिर्फ उसको CNF में कन्वर्ट करके, या अगर आपको किसी का PDF बनाने को कहा, अगर आपको लैंग्वेज की समझ है, आप उसकी ग्रामर बनाएं, उसको CNF में कन्वर्ट करें, आप इस कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को फॉलो कर दें, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से इंशाल्लाह ताला ये काम आपका हो जाएगा। अब आप अगली एग्जांपल देख लें, ठीक है। इस एल्गोरिथम में एक चीज़ मिसिंग है, वो इससे अगली एग्जांपल में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इन फिलहाल इसको समझे कि आपके पास देखें टोटल 6 आपके पास वो थी रूल्स थे, ठीक है। 3 रूल्स ऐसे थे, ये 1, 2 और ये 3 जो सिंगल टर्मिनल वाले थे, ये ऊपर हमने डिफाइन कर दिए हैं, और 3 रूल ऐसे थे 2 वेरिएबल वाले थे, वो यहाँ पे हमने पुश किए हैं, ठीक है। स्टार्ट, पुश, एस, पॉप, डेल्टा सिंबल, रीड, डेल्टा एक्सेप्ट, ये वही है जो कॉमन है सबके दरमियान, ठीक है। तो अगर अगर ए पॉप हुआ है तो ए रीड करेंगे, देखिए एक पॉप हुआ है तो ए रीड करेंगे। अगर बी पॉप हुआ है तो ए भी रीड कर सकते हैं, बी भी, तो इसका मतलब बी के 2 पार्ट्स होंगे। बी पॉप हुआ है तो ए भी रीड हो सकता है और बी भी रीड हो सकता है, ठीक है। इन 3 रूल्स को देखें। अगर एस पॉप हुआ है तो ए बी, यानी पहले बी को पुश करेंगे फिर ए को, ठीक है। और बी ए बी को अगर हम ले लें तो पहले बी को पुश करेंगे फिर ए को, और ए बी में तो बी और बी इट इज़ सेम। तो अगर ए पॉप हुआ है तो 2 बीस को आपने पुश करना है। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स आप कोई भी स्ट्रिंग खुद ही रन करके देख लें जो इस ग्रामर का पार्ट हो। आपकी बुक ने इन सारी ये आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स के ऊपर एक एक स्ट्रिंग को रीड करके पार्स करवा के दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके स्टैक के ऑपरेशन और सारी चीज़ें। तो आप उसको देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने सिमुलेट कर दी थी, बाकी आप लोग खुद से कर लें, ठीक है ना। एल्गोरिथम मैंने आपको समझा दिया। इशू यहाँ पे आता है एक, और वो बड़ा छोटा सा इशू है, सिर्फ वो पॉइंट आपको बताना है। वो ऐसा नहीं है कोई मुश्किल चीज़ है, सिर्फ पॉइंट आपको बताना है और बात ख़त्म हो जाएगी। कि जब आपके पास ऐसी चीज़ होती है एम्प्टी स्ट्रिंग, है, बाकी चीज़ों को तो आप हैंडल कर सकते हैं। कैसे भाई, आपने कोई भी ग्रामर थी उसको आपने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट हुई है। नए वेरिएबल्स को आपने R1 R2 का नाम दिया, ठीक है, हो गया काम। अब ये 4 आपके पास ऐसे थे जिनको आपने ऊपर ड्रा करना है,
दो, अगर एस पॉप हो रहा है तो ए और बी, तो एस पॉप हो रहा है तो ए और बी आप इकट्ठा भी इस तरह उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ए पॉप हो रहा है तो ए, और अगर बी पॉप हो रहा है तो बी, ये तो सिंपल थी। अगर एस पॉप हो रहा है तो R1 को पहले पुश करें और फिर ए, R1 पॉप हो रहा है तो ए को पहले पुश करें फिर एस को, एस पॉप हो रहा है तो R2 को पहले पुश करें फिर बी को, और इसी तरह बाकी सब भी। रह जाता है एम्प्टी कैसे एक्सेप्ट होगा। देखें, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज का पार्ट है तो आप करेंगे क्या। देखें, आपने एस को पुश किया, आप उसी एस को पॉप करवा दो विदाउट रीडिंग एनीथिंग। आपने एस पुश किया और फिर आप उस एस को पॉप कर देते हैं, तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया, और रीड करने के लिए भी आपके पास चूंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है कुछ भी नहीं तो वैसे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सिर्फ ये एक एज लगाना है जहाँ पे आपने एस लिखना है, नथिंग मोर। इस तरह से इसको देख लें, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो पहले से मैंने ऐड किया हुआ था तो वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, ये ठीक है। आप कुछ रीड नहीं करेंगे, जो एस आपने पहले पुश करवाया था उसको पॉप करवा लो ताकि स्टैक एम्प्टी हो जाए, और जो रीड करने के लिए वैसे भी आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास इनपुट टेक एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग आपने एक्सेप्ट करवाना है तो वो वैसे भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ एक एरो लगाना है और उसके ऊपर एस लिखना है, नथिंग मोर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक और बड़ी छोटी सी और बड़ी आसान सी एग्जांपल है, ठीक है, कि एस गिव्स यू 2 एसेस, वो आपने लिख लिया। एस कैन गिव्स यू 2 एज, वो आपने लिख लिया। ए कैन गिव यू स्मॉल ए, वो आपने लिख लिया। और बाकी सेम प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कॉमन पोर्शन है वो सबको। और ये काम कैसे करता है और इसके पीछे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किस तरीके से काम कर रही है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसकी जो टेक्निकल डिटेल है अब आपको वो भी पता है। ऐसे नहीं एल्गोरिथम सिर्फ आप को बताया कि जी ऐसे करना है तो जी ऐसे कर रहे हैं हम, बस हमें नहीं पता क्यों हो रहा है। आपको स्ट्रिंग को सिमुलेट करके बताया है, आपके सामने पार्स ट्री मैंने बना दिया। हालांकि पार्स ट्री इसकी रिक्वायरमेंट में नहीं था, वो इसलिए कि आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का पता चल जाए और इसकी वर्किंग का पता चल जाए कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी अगर आप चाहें तो आपकी बुक में हर जो भी मैंने अभी ये इन 3-4 एग्जांपल्स अभी आपके सामने रखी हैं, ये सारी बुक की एग्जांपल्स हैं। और आपकी बुक के अंदर इन एग्जांपल्स को ऊपर एक एक स्ट्रिंग कम से कम उसने सिमुलेट करके दिखाया है। हाँ, उसका सिमुलेट करने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, उससे थोड़ा सा आपको यूज़ टू होना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ ज़रा थोड़ा इंटरेक्टिव किस्म की चीज़ है, वहाँ ज़रा थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन ये है कि आप हर स्ट्रिंग को सिमुलेट कर सकते हैं। वर्किंग आपको इसकी समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी आज की दूसरी टास्क की तरफ। तो टास्क का मतलब ये है बच्चों कि आप लोग सॉल्व करते हो। टास्क का मतलब ये नहीं होता कि सर ने टास्क लिखा और फिर सर बड़े मज़े से सॉल्व कर रहे हैं और हम बैठे जो है ना जनाब तालियां बजा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है, और उसके बाद अपने रिज़ल्ट को मैच करें। हो सकता है किसी एग्जाम्पल में मेरा आंसर गलत हो तो मैं उसको अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर में उसको मैं ठीक कर दूंगा या आपको बता दूंगा, इट हैपन्स। और हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट भी सेम वही हो जो मेरा रिज़ल्ट है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। या अगर नहीं है तो आप अपनी दुरुस्ती कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम दोनों के पास अपनी इस्लाह और दुरुस्ती के लिए मौका है, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है, ताकि अगर मेरी गलती हुई है तो मेरी गलती इंडिकेट हो जाए, अगर आपकी गलती हुई है तो आपकी गलती इंडिकेट हो जाए। अच्छा, ये स्ट्रिंग्स को आप लोग खुद ही सिमुलेट करेंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेज क्या कर रही है। अब देखें गौर से, जितने ए या बी कुछ भी आप रीड कर रहे हैं तो उतने ही एक्स पुश कर रहे हैं आप स्टैक के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पे आपने 1, 2, 3 ABCs, मैं अभी एक्स लिख रहा हूँ फ़िलहाल, 3 करैक्टर रीड किए तो 3 ही एक्स आपने पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। अब आप स्टैक के ऊपर पुश करना बंद हो गए। अब जो चौथा वाला होगा वो ए है या बी है, आप उसको रीड करते हैं और एक एक्स पॉप कर देते हैं। 5वां रीड करते हैं, अगला एक्स पॉप कर देते हैं। 6ठा रीड करते हैं, वो एक्स पॉप कर देते हैं। अब ना रीड करने को है कुछ, ना पॉप करने को एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ इस स्टेप से पहले जितने ए या बीज आप रीड कर रहे हैं उसके बाद भी उतने ही रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4 एलिमेंट्स यहाँ पे रीड किया और वो ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, तो 4 ही यहाँ पे होंगे। पहले एक रीड किया है तो एक ही यहाँ पे होगा,
एम्प्टी अलाउ नहीं है इसमें, एम्प्टी स्ट्रिंग। 2 रीड किए हैं तो यहाँ भी 2 होंगे, 3 रीड किए हैं तो यहाँ भी 3 होंगे, ठीक है। और एक्सेप्ट ए और बी सारे हो रहे हैं, तो एक्सेप्ट क्या हो रहा है इसमें, अगर यहाँ एक ए या ए बी हो रहा है तो यहाँ भी एक ए या ए बी ज़रूरी है, ठीक है। उसका मतलब लेंथ कम से कम 2 हो सकती है, एक लेंथ का एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 4। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, 6। तो इसका मतलब ऑड लेंथ वाला तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा इसमें, इवन लेंथ वाले एक्सेप्ट होंगे। तो सिंपल सी होगी, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग एन इवन लेंथ नॉट इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग के एक्सेप्ट करने के लिए कोई कंडीशन हमारे पास इस पीडीए के अंदर बुक की एक्सरसाइज वाले ने, बुक के प्रॉब्लम वाले ने नहीं, आपकी बुक की प्रॉब्लम है असल में, ठीक है ना, नहीं दी है। अब दूसरा पार्ट क्या था, इसकी CFG बनाएं। तो इवन लैंग्वेज के लिए CFG बड़ी इजी है, ठीक है, कि x कैन बी a और b और s कैन हैव एटलीस्ट 2 एक्सेस, यानी a b b a या b b, तो कम से कम 2 होंगे, ठीक है। और फिर s की राइट रिकर्जन के लिए हमने ये बताया कि आप उन 2 को मज़ीद 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में बदल सकते हो। तो इट इज़ ईजी, क्वाइट ईजी, ठीक है ना, बहुत आसान है। अच्छा, टास्क नंबर 3 को अगर आप गौर से देखें तो इट इज़ द सेम एज टास्क नंबर 2। कैसे देखें, इस पोर्शन को देखिए, स्टार्ट रीड ए बी पुश एक्स और यहाँ तक, इस वाले पोर्शन को मत देखिए, ये पोर्शन देखें सेम है, स्टार्ट रीड ए बी पुश एक्स 1। उसके बाद क्या है देखें, ए बी को रीड करके आप गए पॉप पे, ए को रीड करके आप गए पॉप पे, बी को रीड नहीं किया ना सिर्फ, ठीक है ना, बी को रीड नहीं किया ना, ए को रीड किया ना। उसके बाद एक्स है, यहाँ भी एक्स है, उसके बाद रीड किया ए, यहाँ ए बी था, और आखिर में डेल्टा पॉप डेल्टा एक्सेप्ट, डेल्टा पॉप डेल्टा एक्सेप्ट सेम। तो असल में ये वाली लैंग्वेज और ये वाली लैंग्वेज सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है। देखें इस लैंग्वेज के अंदर क्या था कि इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले जितने अल्फ़ाबेट रीड किए हैं, फॉर एग्जांपल 4 अल्फ़ाबेट्स रीड किए हैं, वो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तो बाद में भी 4 ही होने चाहिए, वो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले अगर 4 अल्फ़ाबेट्स रीड किए हैं और वो ए या बी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए कॉमा बी, तो इसके राइट साइड पे भी आप 4 ही करैक्टर्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन वो करैक्टर सिर्फ ए होने चाहिए, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो लैंग्वेज तो हमारी बन गई आसानी से, ठीक है ना, कि इसमें होगा क्या, एनी सब स्ट्रिंग, एनी पॉसिबल सब स्ट्रिंग ऑफ ABs, ठीक है, फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एज ऑफ द सेम लेंथ ऑफ दिस सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन विच एनी सब स्ट्रिंग इज फॉलोड, कोई भी सब स्ट्रिंग AB का इज फॉलोड बाय A पावर n, मीन्स A के स्ट्रिंग होंगे जिनकी लेंथ उतनी होगी जितनी इस सब स्ट्रिंग की थी, where n is the length of the preceded substring, but it doesn't include the empty string. empty string इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, बस ये सी बात है, ठीक है। और इसकी ग्रामर आप किस तरह से बना सकते हैं कि फॉर एवरी एक्स, यानी फॉर एवरी ए और बी, यहाँ से ए और बी, एक ए को रीड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है इसके कि, और यहाँ ए और बी कुछ भी होता है, बिकॉज एक्स इज़ इधर ए और बी, ठीक है ना। तो आप ए या बी रीड करते हैं तो उसके साथ आपको एक ए रीड करना ज़रूरी है, और दरमियान से इसकी एक्सटेंशन हो रही है कि अगर आप 2 एज़ या बीज़ को रीड करते हैं तो 2 एज़ ज़रूरी है, क्योंकि उसी तरह दरमियान से एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और इस तरह अगर 3 लेफ़्ट पे हैं तो 3 ही राइट पे हैं, 4 लेफ़्ट पे हैं तो 4 ही राइट पे हैं। तो ये ग्रामर भी इसकी बहुत सिंपल सी थी, ठीक है ना। अब आपके पास आ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 आज का। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले दिया, और एक कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक छोटी सी माइनर मिस्टेक निकालने के लिए दी है, तो वो भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको मैं अभी नंबर नहीं दिया, लेकिन आप उसको समझ जाएं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू बिल्ड अ पीडीए टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज AN BN+1। बेटा को बड़ी सिंपल सी बात है, हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि यू ऑलरेडी नो। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे अपने एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करवाना, क्योंकि हम ये पहले से बता रहे हैं कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n कैन नॉट बी 0 and starts from 1 up to infinity, ठीक है। तो A पावर n B पावर n की जो मशीन थी, एक तो उसमें से जो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने वाली कंडीशन थी वो आपने हटा देनी है। दूसरा जब आपने A's को पुश करना है, तो जब आप पहले B को पुश करेंगे तो एक A को एक्स्ट्रा पुश कर देना,
ताकि अगर n एज आपने पुश किए, n ए स्ट्रिंग के अंदर थे, तो जब आपने पहला बी रीड किया है तो एक ए एक्स्ट्रा पुश कर देना, ताकि टोटल नंबर स्टैक के अंदर वो एक ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उतने ही बीज आपने बाद में रीड करने हैं, तो पॉप करने के लिए भी आपको उतने ही मिले। आइडिया सिंपल है, ठीक है। अगर आपके पास A4B5 है स्ट्रिंग, तो आप स्टैक के अंदर जैसे ही 4 एस को पुश करोगे और पहले बी को रीड करोगे, तो पॉप करवाने से पहले एक ए एक्स्ट्रा से पुश करवा लेना, ताकि सॉरी A5B6 को अगर हम रीड कर रहे हो, ताकि 5 ए तो रीड करते हुए पुश हो गए थे, जैसे ही बी पहला रीड किया एक ए एक्स्ट्रा पुश हो गया, ताकि स्टैक के अंदर अब 6 एलिमेंट्स रहें। अब बाकी वही प्रोसीजर है कि जब 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 पॉप और 6 रीड करने से और आखिर में दोनों के डेल्टा बचने से आपके पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। लॉजिक मैंने बता दिया है, बिल्ड खुद कर लेना। और आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टास्क एक और मौजूद है अभी, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का आखिरी, कि देखो अल्फ़ाबेट सेट के अंदर है ABC और लैंग्वेज है लेट L बी द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स इन विच ऑल एज कम बिफोर द बीज, मीन्स पहले सारे एज आएंगे और बीज उनके बाद आएंगे। बीज विल ऑलवेज फॉलो एज, ठीक है। तो ए यहाँ क्या कहते हैं कि एज विल बी फॉलोड बाय बीज एंड देयर आर इक्वल नंबर। तो इसका मतलब अगर AN है तो BN है, ये तो हमारे पास लैंग्वेज में AN BN का तो देखो बना हुआ है, यहाँ तक तो ये वही बात कर रहा है। अब कह रहा है C के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, C जितने मर्जी आ जाएं, C A के दरमियान में आ जाएं, A से पहले आ जाएं, A के बाद आ जाएं, B के दरमियान आ जाएं, B के बाद आ जाएं, C की कोई और ना भी आएँ, C की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। तो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, बनाएंगे खुद, कंस्ट्रक्ट खुद करेंगे, मैं हिंट से ज़्यादा इसमें आपकी मदद नहीं करूँगा कि AN BN की जो मशीन है ना उसमें थोड़ी सी चेंज करनी है कि जैसे ही कोई C रीड करें, देखिए A को रीड करेंगे जैसे ही आप, तो आप पुश करेंगे कुछ, क्योंकि आपको आखिर में B भी उतनी ही चाहिए, तो वो फंक्शनलिटी तो सेम है। लेकिन जब भी जहाँ भी कोई C रीड करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल अगला करैक्टर रीड करेंगे। तो जब आपने कुछ पुश नहीं किया, ना C को पॉप करवाया ना C को पुश करवाया, तो इसका मतलब कि C जितनी दफ़ा भी आए ना आए कोई मसला ही नहीं है। तो C जैसे ही रीड करेंगे उसको वापस लूप उसी रीड स्टेटमेंट पे कर देंगे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है, बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, अब इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको मैं करवा दें, तो आप ये ना कहें कि सर सारे क्वेश्चन हम ही से करवा रहे हैं, ठीक है। वो है आज की आखिरी टास्क, दैट इज़ टास्क नंबर 4। मैं साथ साथ देख रहा हूँ लेक्चर का टाइम भी, तो उम्मीद है 50 मिनट तक हो जाएगा, ठीक है, 2-3 मिनट ही रह गए। तो लेट L बी द लैंग्वेज ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस एज इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस विच मे बी नेस्टेड, सम ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज आर दिस। देखें अगर कोई ब्रैकेट ओपन है तो उसको क्लोज भी होना चाहिए, और वो नेस्टेड भी हो सकता है, और नेस्टेड होने के साथ एडजेसेंट भी हो सकता है, और नेस्टेड और एडजेसेंट दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। तो इसकी आपने बनानी है, पहले तो अब इसकी ग्रामर बनाएंगे। तो ग्रामर ये है कि S कैन सिंपली बी अ लेफ्ट ब्रैकेट एंड अ राइट ब्रैकेट, और L और R, तो L मीन्स लेफ्ट ब्रैकेट लेफ्ट पैरेंथेसिस और R मीन द क्लोजिंग पैरेंथेसिस या द राइट पैरेंथेसिस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भी ये लिख सकता था, लेकिन चूँकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमें 2 टर्मिनल्स अलाउ नहीं है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में कर दिया, ठीक है। और अब देखें ये नेस्टेड भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब मैं इसको दरमियान से एक्सपेंड भी कर सकता हूँ कि अगर ब्रैकेट है तो उसके दरमियान में S हो सकता है, और S मज़ीद फिर इस लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट में एक्सपेंड हो सकता है। तो L लेफ़्ट ब्रैकेट सॉरी लेफ़्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस दरमियान में S फिर से एक्सपेंड हो सकता है लेफ़्ट और राइट में, तो इसका मतलब आप जितनी चाहें नेस्टेड हासिल कर सकते हैं। एडजेसेंट कैसे हासिल करेंगे? ऊपर वाले के ज़रिए कि S एक्सपेंड टू 2 S's, चाहे वो किसी नेस्ट के अंदर हों चाहे वो नेस्टेड हों, कि एक ब्रैकेट के अंदर आप S को मज़ीद 2 एक्सेस में स्प्लिट करके आप लेफ़्ट और राइट में चेंज कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरह की चीज़ आ सकती है। और आप चाहें तो सिंपली शुरू में भी ऐसे कर सकते हैं, और फिर S जो है वो लेफ़्ट राइट और ये S लेफ़्ट राइट में हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ आपके पास बन सकती है, ठीक है। और आप चाहें तो 3-4 मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, तो ये आपके पास ग्रामर है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए आप इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि ये S और R ये 3 नहीं हो सकते, असल में 2 ही, चूँकि हमारे पास ऑप्शन होता है कि आपने 2 वेरिएबल्स रखने हैं। तो आपने कहा ठीक है जी, लेट T
गिव एस आर, तो यहाँ पे आपने टी लिख दिया तो आपका काम हो गया असल में। अब आपको पता है कि बेसिक स्टेप क्या है, ये आपके पास ग्रामर है। बेसिक जो कॉमन चीज़ है वो तो आपने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। कि आपके पास स्टार्ट है, फिर एक पुश स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास स्टार्टिंग सिंबल होता है। स्टार्टिंग सिंबल यहाँ पे चेंज हो तो आप यहाँ भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। और फिर आप पॉप करते हैं एम्प्टी को, रीड करते हैं एम्प्टी को, एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या है आपके पास ये दो ऐसे रूल्स हैं जिनके अंदर आपके पास, जिनको आप ऊपर ड्रा करेंगे क्योंकि उनके राइट साइड पे दो टर्मिनल्स हैं, तो आपको पता है उनको किस तरह से करना है। कि अगर आप एल को पॉप करते हैं तो लेफ़्ट पैरेंथेसिस को रीड करेंगे, ठीक है, और अगर आप आर को पॉप करते हैं तो राइट पैरेंथेसिस को रीड करेंगे। दैट इज़ सिंपल। और नीचे आपको पता है कि 3 एसिस और 1 टी के लेबल के साथ 4 ब्रांचेस बन जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एस के पास ऑप्शन है 2 एसिस का, तो 2 एसिस भी हैं। एल टी भी है, तो पहले टी को पुश करेंगे और एल को ये ख्याल रखना है कि राइट साइड में पहले ये इनको उल्टा पुश करना है, एल को बाद में पुश करना है, टी को पहले पुश करना है, ये ख्याल रखना है, ठीक है। और एल आर है तो आर को पहले, एल को बाद में, एस आर है तो आर को पहले, एस को बाद में, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। किसी रिज़ल्ट को मुझे सिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। इसकी वर्किंग अब समझ आ जाए तो समझिए सिमुलेट खुद ही हो गया। अगर आप लोग किसी चीज़ को इस फॉर्म में ला सकते हैं तो आपका काम हो गया, ठीक है ना। तो देखें, जितना NPDES को मुश्किल समझ रहे थे थ्योरम नंबर 28 के कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम ने, उतना ही उसको आसान कर दिया। अब हमें सोचना ही नहीं कि लैंग्वेज क्या है। अगर ग्रामर है आपके पास, आप कहें जी मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, चाहे वो ग्रामर इंतहा दर्जे की मुश्किल क्यों ना हो। नथिंग टू वरी, ठीक है ना। ये काम आसान हो गया, ठीक है। इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और खूब मेहनत करें। टाइम आपके पास बहुत थोड़ा सा रह गया है, ठीक है ना, और मेहनत आपको बहुत ज़्यादा चाहिए और यही दिन है मेहनत के। उसके बाद तो फिर पता नहीं अगला सेमेस्टर कब शुरू होता है, क्या तरतीब होती है, क्या रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी तो मुझे तरतीब भी कोई नहीं पता। तो फ़िलहाल ज़रा टेंशन फ्री होके इनको सॉल्व करें। और भाई प्लीज़ अपने फ़ायदे के लिए जो असाइनमेंट, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में दे रहा हूँ वो भाई आज ही कर लेना, ताकि अगले लेक्चर के अंदर जब मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ तो वो तो फिर आपकी मेहनत तो ना हुई ना, फिर आपको फ़ायदा कैसे होगा। एग्ज़ाम के अंदर जब अचानक से क्वेश्चन आएगा नया जो आपने पहले से सॉल्व नहीं किया होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा। आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हुई होगी तो समझ में आएगा ना। तो इस चीज़ को समझो। ये जो थोड़ा सा मुझे गमगीन होकर बोलता हूँ, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए, ठीक है ना। हमने तो बच्चों जो पढ़ना था पढ़ लिया, आप लोगों का फ़ायदा जिसमें है मैं आपको वो मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है जी, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखें। और सुना है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो देखो अपने इर्द गिर्द सोशल अवेयरनेस फैलाओ, सोशल डिस्टेंस रखो, ठीक है, और ज़्यादा मिलने जुलने से गुरेज करो। इंसानी जान बहुत कीमती है, ठीक है ना, और इंसानी जान की हिफाजत ये शरीयत के मकासद के अंदर है, ठीक है ना। शरीयत के मकासद जो 5-6 बुनियादी मकासद हैं उनमें से एक मकसद जो है वो इंसानी जान की हिफाजत है, ठीक है। बल्कि बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो तो हमें ये हुक्म है कि अगर कोई जानवर, कोई मूज़ी जानवर किसी को काटने लगा है जिससे उसकी मौत वाक़ई हो सकती है, तो आप अपनी नमाज़ तोड़ेंगे, उस वक़्त वाजिब है कि तोड़ेंगे, और उस शख्स की मदद करेंगे, उसकी जान को आप बचाएँगे। और इसमें किसी मज़हब, यानी वो बंदा किसी भी मज़हब से हो, तो आपकी ड्यूटी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप के ऊपर फ़र्ज़ है, ये लाजिम है, आप नमाज़ तोड़ें और उस बंदे की जान बचाएं, चाहे वो जिस रंग का है, जिस नस्ल का है, जिस मज़हब का है। इंसान की जान कीमती है, ठीक है ना। तो अगर शरीयत की इस कदर हिदायत मौजूद है हमारे पास इंसानी जान की अहमियत में, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अगर एहतियात नहीं करेंगे और हमारी वजह से किसी को अगर लग जाए या हमें किसी की वजह से लग जाए, तो जान तो अपनी भी कीमती है और दूसरों की भी कीमती है। तो बच्चों एहतियात करो, मुश्किल वक़्त है, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा, ठीक है ना। और दूसरों को अवेयरनेस दो, दूसरों को भी समझाओ कि भाई ये वक्त बेहतियाती का नहीं है, ये एहतियात करने का वक्त है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने हमें एहतियात करने का हुक्म दिया है, ठीक है ना। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।